क्रिसमस का मौका हो, हर तरफ चमकती लाइट्स हों और बाहर ठंड में बर्फ गिर रही हो, तो माहौल कितना औसम हो जाता है ना। इस पूरी क्राउडेड स्ट्रीट पर हर तरफ लोगों के हंसने की आवाजें गूंज रही थीं और हर कोई इस फेस्टिव वाइब को दिल से एंजॉय कर रहा था। इस भीड़ में एक छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़े बहुत खुश थी। उसके पेरेंट्स पूछते हैं, क्या आज मजा आया, और वो चिल्लाकर बोलती है, हाँ, ये तो बेस्ट था। पर चलते चलते वो फैमिली एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उनके ठीक सामने खड़ा था एक बहुत ही लंबा और हथा-कथा आदमी। बच्ची उसकी हाइट देखकर दंग रह गई और सोचने लगी, भाई ये आदमी तो कितना बड़ा है। दुहु लंबा आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी था। वो बिना कुछ बोले बिल्कुल खामोश खड़ा रहा और चुपचाप थोड़ा साइड हट गया ताकि वो फैमिली आराम से निकल सके। पर उन्हें जाता देख उसके दिमाग में एक दर्दनाक सवाल आता है, मैं ही हमेशा पीछे हटकर लोगों को रास्ता क्यों देता हूं। फिर उसने खुद ही उदास होकर सोचा, शायद ये सही भी है, क्योंकि इस पूरी चमकती भीड़ में सिर्फ मैं ही अकेला हूं। अपने इस अकेलेपन को समेटे हुए एमसी चुपचाप सबवे एंट्रेंस यानी मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। पर स्टेशन के पास पहुंचते ही उसके कदम एकदम से झटके से रुक गए। उसने मुड़कर साइड में देखा और उसके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, ओ यूज रियलाइज हुआ कि इस जमी हुई बर्फ पर उसके अलावा कोई और भी बिल्कुल अकेला बैठा था। वो एक बुजुर्ग आदमी था जो इस कड़ाके की ठंड में सेंटा क्लॉस का कॉस्ट्यूम पहने बर्फ पर सर झुकाए भीख मांग रहा था। जहां पूरी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, वहां ये सांता खुद ठिठुर रहा था। इस नजारे ने हमारे एमसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस जमी हुई बर्फ पर एक कार्डबोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, सांता को अपनी विश बताओ। आमतौर पर हमारा एमसी ऐसी चीजों को बिना देखे आगे निकल जाता, पर आज क्रिसमस ईव थी। ये वही मनहूस दिन था जब एक भयानक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। एमसी ने अपना वॉलेट निकाला, पर उसे रियलाइज हुआ कि इस बुजुर्ग को पैसे से ज्यादा खाने की जरूरत है। उसने अपने बैग से एक ट्रायंगल किम्बाप निकाला और उन्हें देते हुए कहा, यह लो, ये अभी भी खाने लायक है। सांता खुश होकर बोला, तुम कितने नेक दिल इंसान हो। पर जैसे ही एमसी ने वो खाना उनके हाथ में दिया, अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने एमसी के होश उड़ा दिए। उस कमजोर से दिखने वाले सांता ने एकदम झटके से एमसी का हाथ बहुत ही जोर से जकड़ लिया। एमसी के दिमाग में एकदम से शॉक लगता है कि क्या। सांता ने उसके हाथ को दोनों हाथों से लॉक कर दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं, मुझे अपनी विश बताओ। एमसी ने पीछे हटने की कोशिश की, पर वो हाथ तो छूट ही नहीं रहा था। एमसी ने गुस्से में सोचा, वो व्हाट, क्या ये बुद्धा पागल है, इसीलिए मुझे वो काम नहीं करने चाहिए जो मैं आमतौर पर नहीं करता। एमसी ने पूरी ताकत लगाई और चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ो। पर सांता ने उसे एक इंच भी हिलने नहीं दिया और बोला, मैं यहां तुम जैसे नेक दिल इंसान की विश पूरी करने ही आया हूं। अब एमसी का पसीना छूटने लगा था, क्योंकि आज तक पूरी लाइफ में यूज कोई भी ताकत में हरा नहीं पाया था, पर इस बुद्धा के सामने वो एक इंच भी नहीं हिल पा रहा था। सांता बिल्कुल जिद पर अड़ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तब तक सांता विलेज वापस नहीं जा सकता जब तक तुम कोई विश नहीं मांगते। प्लीज एक विश मांग लो। अब इस अजीब और पावरफुल बुद्धा से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था। एमसी ने एक गहरी सांस ली और हार मानते हुए बोला, इस अजीब और ताकतवर सांता के सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एमसी ने पूछा, अगर मैं कोई विश मांग लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। सांता ने मासूमियत से हाँ कहा। एमसी ने सोचा, चलो इससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी आम सी चीज मांग लेता हूं। उसने कहा, मेरी विश है कि मैं लॉटरी का जैकपॉट जीत जाऊं। पर सांता कोई आम इंसान नहीं था। उसने एक झटके में एमसी का रूप पकड़ लिया और बोला, यह तुम्हारी सच्ची विश नहीं है। प्लीज मुझे अपने दिल की वो सच्ची ख्वाहिश बताओ जो तुम सच में चाहते हो। एमसी बिल्कुल सॉफ्ट, इमोशनल और थोड़ा धीमे दुख के साथ। उस ठंड में एक लंबी सांस लेते हुए एमसी शांत हो गया। वो सख्त निकलने वाला लड़का जो बारसों से अपने अंदर एक बहुत बड़ा दर्द दबाए बैठा था, आज टूट रहा था। उसने अपनी आंखें झुकाई और धीरे से बोला, मेरी सच्ची विश, मुझे एक परिवार चाहिए। एक ऐसा परिवार जो हमेशा मेरे साथ रहे, जो मुझे कभी अकेला छोड़कर ना जाए। मुझे मुझे एक फैमिली की जरूरत है। उसके मुंह से ये बात ऐसे निकली जैसे कोई बच्चा बारसों से रोया ना हो और आज बोल पड़ा हो। उसने आगे कहा, मुझे एक प्यारी सी वाइफ चाहिए और एक छोटी सी बेटी जो बिल्कुल एक मासूम मंगूस जैसी क्यूट हो। बरसां बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची और हल्की सी मुस्कान आई थी। एमसी की बात सुनकर सांता की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोला, आह, मैं तुम्हारे इस गहरे और सच्चे दर्द को महसूस कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ तुम एक ऐसी आत्मा हो जो बहुत लंबे समय से बिल्कुल अकेली रही है।
सांता खुशी से मुस्कुरा उठा, जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। मैं आज सच में बहुत लकी हूं जो मुझे तुम जैसा इंसान मिला, जिसकी आत्मा बिल्कुल मेरे जैसी ही अकेली है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ ढूंढूंगा जिसका दिल इस सफेद बर्फ की तरह बिल्कुल पाक और साफ होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एमसी ने अपने दिल की सच्ची बात कही, उस मासूम दिखने वाले सांता का रूप एकदम से बदल गया। उस बुढ़े की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वो एक जुनूनी मुस्कान के साथ चिल्लाया, और एक ऐसी प्यारी बेटी जो अपने पापा से बहुत प्यार करेगी और उन जैसा बनना चाहेगी। सांता का ये रूप देखकर एमसी की फटके हाथ में आ गई। वो अपना हाथ छुड़कर वहां से भागने लगा। सांता पीछे से चिल्लाता रहा, मैं दिल से दुआ करता हूं कि तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर जाए। मैं अपनी सारी सांता पावर्स लगा दूंगा तुम्हारी ये विश पूरी करने में। सांता विलेज का हर एक सांता तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। भागते हुए एमसी ने हांफते हुए सोचा, उग, क्या पागल बुद्धा है ये? सांता पक्का दिमाग से खिसका हुआ है। किसी तरह उस क्रेजी बुढ़े से जान छुड़कर एमसी मेट्रो ट्रेन में आ जाता है। मेट्रो की रफ्तार के साथ उसकी धड़कनें तो शांत हो रही थीं, पर उसके दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, पता नहीं वो सांता क्या अजीब बातें कर रहा था। कोई भी देखकर बता सकता है कि वो बस एक पागल इंसान था। पर तभी उसकी नजर मेट्रो में लगे एक पोस्टर पर पड़ती है, जहां एक परिवार एक साथ बैठकर हंस रहा था और लिखा था, क्योंकि हम सब एक अनमोल परिवार है। एमसी ने अपनी आंखें झुका लीं। उसने अपने दिल से कहा, लेकिन उस पागल के सामने भी मैंने वो विश इसलिए मांगी क्योंकि मैं भी खुश होना चाहता हूँ, बिल्कुल बाकी सबकी तरह एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। एकदम से डर और सस्पेंस वाली धीमी आवाज मेट्रो चल रही थी। सब कुछ आम था, पर अचानक पूरे कंपार्टमेंट का माहौल एकदम से बदल गया। एमसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म में एक ऐसी ठंडक दौड़ी जो बर्फ से भी ज्यादा। मेट्रो ट्रेन की वो अजीब ठंडक और बदबू एमसी को एक ऐसी गहरी नींद में ले गई जहां से जब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। उसने दर्द से अपना सर पकड़ा। ओह, उसका दिमाग घूम रहा था। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली, उसके होश उड़ गए। व्हाट द? मेट्रो ट्रेन का कहीं कोई नाम और निशान नहीं था। वो एक पुराने लकड़ी के पिंजरे नुमा कैरेज में बंद था, जो किसी सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जब एमसी ने खुद को देखा तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दो वो बिना कपड़ों के, सिर्फ एक कपड़े के शॉर्ट्स में वहां बैठा था और ठंड के मारे उसकी टांगें कांप रही थी। उसने चीखते हुए सोचा, वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ? उस पिंजरे के अंदर का नजारा किसी नाक से कम नहीं था। उसके आसपास कई लोग जंजीरों में जकड़े हुए बेबस होकर बैठे थे। एक लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा है उसे लगातार घूर रहा था। चारों तरफ का माहौल देखकर एमसी के तोते उड़ गए। क्या क्या ये मिडिल एजेस मध्यकाल का समय है? जो लड़का अभी कुछ देर पहले एक खुशहाल परिवार के सपने देख रहा था, आज वो खुद एक जानवर की तरह पिंजरे में कैद था। सस्पेंस और हैरानी को बढ़ाते हुए तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आती है। स्टेप स्टेप। एमसी ने झट से घूमकर बाहर देखा। बाहर लोहे की सलाखों के उस पार अजीब से पुराने जमाने के आर्मर पहने गार्ड्स पहरा दे रहे थे। उन गार्ड्स ने जब एमसी को देखा तो वो एक अजीब सी भाषा में बात करने लगे। एक ऐसी भाषा जिसे एमसी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मैं इनका एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उसने सोचा कि शायद ये कोई मिडीवल मूवी का सेट है, पर नहीं। वहां दूर दूर तक कोई एक भी एशियन इंसान नहीं दिख रहा था। ये कोई शूटिंग नहीं थी, ये रियल था। अब एमसी के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। अपने डर पर काबू पाते हुए उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि ये कोई सपना है या हकीकत, पर मुझे लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूं। एकदम भारी और टूटी हुई आवाज में एक गहरी सांस और आंखों में बेहिसाब दर्द। एमसी के पैरों में बांधी वो भारी लोहे की जंजीरें यूज हर पल याद दिला रही थीं कि वो अब आजाद नहीं रहा। उसका जिस्म टूट चुका था, पर उससे भी ज्यादा उसका दिल छलनी हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार उस क्रेजी सांता की बातें गूंज रही थीं। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारी विश पूरी करने के लिए। एमसी ने पाथराई आंखों से आसमान को देखा और खुद से पूछा, क्या इसी खुशी की बात कर रहा था वो सांता? क्या मेरी पूरी जिंदगी में खुशी की डेफिनेशन ही गलत थी? अगर ये कोई बुरा ख्वाब है तो खुदा के लिए मुझे जगा लो, मुझे इस नार्क से बाहर निकालो। अपने दर्द से लड़ते हुए एमसी की नजर पास ही गिरे एक और शख्स पर पड़ती है। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, आंखें बेजान थीं। उसे देखकर एमसी का कलेजा कांप उठता है। क्या क्या ये मर चुका है? इस पिंजरे का दस्तूर ही यही था। जीने वालों को हर हाल में बस जीते रहना है, चाहे आसपास मौत ही क्यों ना नाच रही हो। एमसी उस बेजान जिसको देखकर अंदर से टूट जाता है। अपनी बेबासी पर उसे इस कदर रोना आता है कि वो धीरे से बुड़बुड़ाता है, आई एम सॉरी। वो माफी मांग रहा था क्योंकि वो किसी के लिए, यहां तक कि खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता था। दिन बीते गए।
या शायद थे। एमसी को अब वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। वो बस उस लकड़ी के पिंजरे में कैद था जो बिना रुके किसी अनजान रास्ते पर बढ़े जा रहा था। ना मंजिल का पता था, न ही ठिकाने का। पर इस भटकते हुए सफर में एमसी ने इस नई दुनिया के कुछ कड़वे सच जान लिए थे। पहला सच, इस कैरेज में बैठा हर एक शख्स, जिसमें वो खुद भी शामिल था, कोई आम कैदी नहीं बल्कि एक स्लेव गुलाम बनाया जा चुका था। उनकी औकात अब एक जानवर से ज्यादा नहीं बची थी। गुलामी की इस दलदल में फंसे हुए एमसी को धीरे धीरे दूसरा सच भी समझ आ रहा था। वो सच कि आखिर ये क्रूर सैनिक उन सभी गुलामों को जंजीरों में जकड़कर किस खौफनाक जगह ले जा रहे हैं। उनका मकसद क्या है? उन्हें यहां इसलिए जंजीरों में जकड़कर नहीं लाया गया था कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, बल्कि उन्हें इसलिए लाया गया था ताकि उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के हाथ बेचा जा सके। इंसानों की एक ऐसी मंदी जहां उनकी जान की कीमत चांद पैसों में तय होने वाली थी। एमसी की रूह तक कांप गई ये सोचकर कि अब वो एक आम इंसान नहीं बल्कि किसी की बनती बिगड़ती हसियात का एक खिलौना बन चुका है। जब भी सैनिक इस कैरेज को रोकते, एक शख्स जो किसी गांव का प्रधान लगता था वो आगे आता और सभी गुलामों को एक लाइन में खड़ा कर देता। वो उनके जिस्म को देखता और सबसे ताकतवर और हेल्दी गुलामों को चुनकर अलग कर लेता। अपने आप को एक गुलाम मानना एमसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक बहुत बड़ा जख्म था। पर इस वक्त उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। लगा कि ये पिंजरा, ये हिलाने वाला सफर, इस नर्क से बाहर निकलने का उसके पास यही एक अकेला मौका है। एमसी अपनी पुरानी जिंदगी में एक अच्छी फिटनेस में था। उसकी बॉडी सही शेप में थी। उसने सोचा, मैं बाकियों से बेहतर दिखता हूं, मुझे तो कोई भी तुरंत खरीद लेगा और मैं इस जहरीले कैरेज से आजाद हो जाऊंगा। उसके चेहरे पर आई वो छोटी सी मुस्कान बस कुछ ही पालों की मेहमान थी। वो पहली उम्मीद जो उसने इस दुनिया में आने के बाद महसूस की थी, वो देखते ही देखते खौफनाक मायूसी, प्योर डिस्पेयर में बदल गई। एक गांव निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, पर किसी ने भी एमसी पर अपनी नजर तक नहीं लगी। किसी ने उसे नहीं खरीदा। सोचो उस इंसान पर क्या बीत रही होगी जिसे इस नर्क से निकलने के लिए खुद को बिकवाना मंजूर था। पर यह दुनिया इतनी क्रूर निकली कि उन्होंने उसे बिकने के लायक भी नहीं समझा। उसके अंदर की बची कुची हिम्मत अब धीरे धीरे टूटकर बिखर रही थी। दब्बू कैरेज अब घने पहाड़ों और अनजान रास्तों पर आगे बढ़ता जा रहा था। मौसम ठंडा था, पर एमसी का दिल उससे भी ज्यादा ठंडा पड़ चुका है। वो बस खोई हुई आंखों से आसमान को देखता है और खुद से एक ही सवाल पूछता है, आखिर मेरी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे रही? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? दोस्तों, आखिर किसने एमसी को क्यों नहीं खरीदा? क्या उसकी बॉडी में कोई ऐसी खामी थी जो सिर्फ इस दुनिया के लोग देख सकते हैं? या फिर किस्मत उस किसी और बड़े और भयानक तूफान की तरफ ले जा रही है? क्या जीने का कोई मतलब भी है? एक ऐसी जिंदगी जहां हर पल सिर्फ तकलीफ हो। जुहान के मन में यही सवाल चल रहा था। उससे अपने बचपन की वो बात याद आती है जब उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा था, जुहान, हर काम में पूरी मेहनत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? वो मासूमियत से अपने मॉम और डैड को याद करता है और रोता हुआ खुद से पूछता है, क्या मैं ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगा? उसे याद आता है वो शख्स जिसने संता बनकर उससे बड़ा वादा किया था, मैं अपनी सारी संता पावर्स यूज करूंगा तुम्हारी विश पूरी करने के लिए। पर इस बेरहम दुनिया में आकर जुवान का गुस्सा और दर्द फट पड़ता है। खुशी माय फुट, भाग में जाए ये दुनिया और मेरी पुरानी दुनिया भी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपना मुक्का मारता है। उसके लिए खुशी के मायने बदल चुके थे। उसका दिल चिख रहा था, मेरे लिए अब खुशी का मतलब सिर्फ मौत और इस सारे दर्द से भागना है। वो पूरी तरह थका हुआ बैठा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और उसने अपने गले पर एक फोर्क चुभाया हुआ है जहां से खून निकल रहा है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकालते, बस एक खामोशी है। पर तभी मौत के इतने करीब पहुंचकर उसके अंदर से एक सच्ची आवाज आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस तरह किसी जगह पर नहीं मारना चाहता, मैं भी खुश होना चाहता हूं। और ठीक उसी वक्त जेल की उन लोहे की सलाखों के बीच से एक हाथ आगे बढ़ता है जिसमें एक गर्म ब्रेड है। सामने बेहद प्यारी, दिल से हंसती हुई औरत खड़ी है। उसके कपड़ों के पीछे छिपकर एक मासूम, सुनहरी आंखों वाली छोटी बच्ची बिल्कुल धीरे से बाहर झांकती है। उन्हें देखकर जुहान के हाथ से वो फोर्क धीरे से छूकर जमीन पर गिर जाता है। क्या युहान को किसी ने खरीद लिया? क्या उषा नया परिवार मिल पाएगा? नेक्स्ट पार्ट कल इवनिंग 2 बजे आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से कैबिन की तरफ जहां लिजी और वो छोटी सी लड़की चुपचाप बैठकर खाना खा रही होती है। अंतरे तभी लिजी अपना बॉल उस बच्ची की तरफ सरकाते हुए कहती है, और खाओ। लड़की तुरंत मना कर देती है, नहीं मैं ठीक हूं। लिजी हल्की सी मुस्कुराते हुए कहती है, इसलिए तो दे रही हूं ताकि तुम और खा सको।
लेकिन तभी वो छोटी लड़की धीरे से बोलती है, अगर मैं भूखी हूं तो आप भी तो भूखी होंगी ना। ये सुनते ही लिजी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वो बाउल वापस उस बच्ची की तरफ सरका देती है और आंखों में हल्की सी नमी के साथ मुस्कुराकर कहती है, तुम सही कहती हो, हम दोनों ही भूखे हैं। दोनों की वो छोटी सी मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी बैंग बैंग बैंग, दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगती है। बाहर से विलेज चीफ की आवाज आती है, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनो। आज की मीटिंग के बाद हम फैसला करेंगे कि आज जो सोल्जर्स आए हैं उनमें से तुम्हारा नया पति कौन होगा, और एक बार फैसला हो गया तो तुम्हें वापस पहाड़ों के पास तुम्हारे नए हस्बैंड के साथ भेज दिया जाएगा। और हाँ, आज दोपहर गांव के एंट्रेंस पर सोल्जर्स के लिए खाना लेकर जरूर आना। ये सब सुनते ही लिजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मैं कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मुझे फिर से वही सब सहना पड़ेगा? लेकिन मैं भाग भी तो नहीं सकती। लिजी धीरे से उस छोटी लड़की को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू टापक कर सीधे बच्ची के गाल पर गिरते हैं। बच्ची भी बिना कुछ समझे रोते हुए लिजी को जोर से पकड़ लेती है। लिजी के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, हम दोनों का साथ ज्यादा दिन का नहीं रहा, लेकिन मैं इस मासूम बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लिजी धीरे से बोलना शुरू करती है, मेरे फादर ने मुझे सिर्फ एक रैबिट स्किन के बदले बेच दिया था, और जिस दिन मैं पहली बार इस घर में आई थी, सामान खोलने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसका कसूर बस इतना कि मैं थोड़ी देर से पहुंची थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक नाइटमेयर बन गई। हर दिन मार, हर दिन गाली, हर दिन दर्द। लेकिन उस नरक जैसी जिंदगी में एक ही रोशनी थी, ये छोटी सी बच्ची। फिर एक दिन मेरा हस्बैंड पहाड़ों पर गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। बाद में पता चला यूज वुल्व्स ने मार दिया। उस वक्त मुझे पहली बार सुकून मिला, लेकिन वो सुकून भी सिर्फ कुछ पल का था, क्योंकि मैं जानती थी इस गांव में बिना हस्बैंड के एक औरत की कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल उस भेद की तरह। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी जोहान की कैरेज की तरफ। दूर खादी वो छोटी लड़की एक्साइटमेंट से उंगली दिखाते हुए कहती है, लिजी दीदी उधर देखो, एक कैरेज आई है। ये वही कैरेज थी जिसमें हमारा एमसी कुछ देर पहले अपनी गर्दन पर फोर्क रखकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। कैरेज को देखते ही लिजी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके पुराने जख्म जैसे फिर से ताजा हो जाते हैं। उसके कानों में अपने पुराने हस्बैंड की आवाज गूंजने लगती है, यूजलेस बिच, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। अपनी शक्ल देखो, घर आए कितना टाइम हुआ है, और तुम इस बच्ची के इतनी करीब हो गई हो, तुम मुझे और गुस्सा दिलाती हो। ये सब याद आते ही लिजी के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और सोल्जर्स के लिए बनाई हुई ब्रेड लेकर कैरेज की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो पास पहुंचती है, विलेज चीफ उसके हाथ से ब्रेड ले लेता है। ठीक है, ये ब्रेड मुझे दे दो, मैं सोल्जर्स को दे दूंगा, तुम दोनों वापस गांव चले जाओ। लिजी धीरे से सर हिला देती है, जी। फिर वो छोटी लड़की का हाथ पकड़कर वापस मुड़ने लगती है, लेकिन जाते जाते वो बच्ची एक बार पीछे मुड़कर कैरेज की तरफ जरूर देखती है। उसी वक्त हमारा एमसी ब्रेड उठाता है और जैसे ही खाने वाला होता है, धादाम, कैरेज का गेट जोर से खुल जाता है। एक सोल्जर गुस्से में चिल्लाता है, ओए बाहर निकल, और बिना कुछ सोचे वो एमसी को जोर की लेट मारकर कैरेज से नीचे गिरा देता है, जो जंगल में अपने झुंड से छिड़ जाए। सीन तुरंत विलेज चीफ की तरफ शिफ्ट होता है। चीफ जोर से बोलता है, चलो सब शुरू करो। एक एक करके सोल्जर्स सभी स्लेव्स के हाथ पर छोटा सा कट लगाते हैं और उनके खून से एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही खून कॉन्ट्रैक्ट को छूटा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट चमकने लगता है। हमारा एमसी हैरानी से सब देख रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, ये क्या था? मैजिक? मैं आखिर किस दुनिया में आ गया हूं? तभी एक सोल्जर धीरे से विलेज चीफ के कान में कुछ कहता है। चीफ तुरंत एमसी की तरफ चल पड़ता है। एमसी भी उससे गौर से देखने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। सीन एक बार फिर लिजी के घर पर शिफ्ट होता है। विलेज चीफ की वाइफ कुछ सामान रखते हुए कहती है,
ये सब अपने घर ले जाओ। गांव की तरफ से कुछ दिनों के लिए खाना और जरूरत का सामान दिया जा रहा है। तुम्हारा नया हस्बैंड अभी हमारी लैंग्वेज भी नहीं जानता। फिर वो थोड़ा रुक कर कहती है, लेकिन याद रखना बाद में ये सब वापस करना होगा। वो हल्की सी मुस्कुराती है। सच कहूं, तुम्हारे पुराने हस्बैंड को गांव में कोई पसंद नहीं करता था। हम सिर्फ इसलिए उसका साथ देते थे क्योंकि हमें माउंटेन कीपर की जरूरत थी। लेकिन इस बार सब अलग है। सोल्जर्स कह रहे थे तुम्हारा नया हस्बैंड शायद कोई कॉमनर भी नहीं है। उसका चेहरा किसी नोबल जैसा लगता है और उसके हाथ इतने मुलायम हैं कि लगता है उसने कभी जिंदगी में किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। अगर वो माउंटेन कीपर का काम अच्छे से कर गया तो तुम्हारी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो सकती है। लिजी हल्की सी मुस्कान के साथ सर झुका कर कहती है, मुझे अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, बस इस बार कोई गुस्से वाला आदमी ना मिले, और अगर वो हमें अकेला छोड़ दे तो मेरे लिए वही काफी होगा। तभी ठाक ठाक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगती है। बाहर से विलेज चीफ की आवाज आती है, लिजी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे नए हस्बैंड को ले आया हूं। यह सुनते ही लिजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे से खिड़की के पास जाती है और बाहर खड़े उस आदमी को देखते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके सामने खड़ा था हमारा एमसी जोहान। उसकी लंबाई, उसकी बॉडी और उसका चेहरा देखकर लिजी बिल्कुल शॉक हो जाती है। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुलता है। विलेज चीफ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ लिजी, यही है तुम्हारा नया हस्बैंड। उधर हमारा एमसी पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने गुस्से में कहा, मैं आखिर हूं कहां और तुम लोग एक जख्मी इंसान को इतना घसीट कर रहे हो। लेकिन उधर जोहान भी लिज को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अचानक उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई, रुको, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे ब्रेड दी थी। फिर उसने देखा लिजी का पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। जोहान मन ही मन सोचता है, पर ये मुझसे इतना डर क्यों रही है। उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी विलेज चीफ जोर से हंसता हुआ उन दोनों के पास आता है और बिना कुछ सोचे एमसी का हाथ पकड़कर लिजी के हाथ में रख देता है। फिर हंसते हुए कहता है, अब तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ बनने वाले हो। ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हो, देखो साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। ये देखकर दोनों एकदम ऑकवर्ड हो जाते हैं। एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन हाथ एक दूसरे के हाथ में था। जुआन अब भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है, मुझे इनकी लैंग्वेज का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन माहौल देखकर लग रहा है ये लोग मेरी शादी करवा रहे हैं। और तभी उसके दिमाग में उस अजीब संता की आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ ढूंढूंगा जिसका दिल इस बर्फ की तरह साफ होगा, और एक प्यारी सी बेटी जो हमेशा अपने पापा की रिस्पेक्ट करेगी। जोहान की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से लिजी और उस छोटी लड़की की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, क्या क्या उस पागल सांता ने सच में मेरी विश पूरी कर दी। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होने लगती है और मैं कैरेक्टर के चेहरे पर कंफ्यूजन, शॉक और हल्की सी उम्मीद एक साथ दिखाई देती है। तो दोस्तों, जिस फैमिली की विश हमारे एमसी ने क्रिसमस की रात मांगी थी, क्या वो सच में उससे मिल गई है या फिर ये सिर्फ एक और नाइटमेयर की शुरुआत है। और सबसे बड़ा सवाल, जब एमसी को इस दुनिया की लैंग्वेज ही नहीं आती तो वो सर्वाइव के लिए चैनल को सब्सक्राइब